नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ आज अध्याय 11 नागरिकता। विद्यार्थियों, नागरिकता यानी सिटीजनशिप, इसके बारे में हम सभी को कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य है और इसी जानकारी के साथ हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि नागरिकता कहते किसे हैं, नागरिकता के रूप क्या हैं और देशीयकरण द्वारा भारत की नागरिकता ग्रहण करने की शर्तें क्या हैं और नागरिकता का लोप किस प्रकार से होता है। इसके साथ ही बच्चों हम पढ़ेंगे कि नागरिकता की अवधारणा का उदय कब हुआ और इसका ऐतिहासिक विकास क्या है, इसका प्रारंभ क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। विद्यार्थियों, नागरिकता के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में भी हम जानेंगे कि उदारवादी सिद्धांत क्या कहता है नागरिकता के बारे में, इसी प्रकार से मार्शल का सिद्धांत क्या है और मार्क्सवादी सिद्धांत जिसमें एंथनी गिडेंस हैं, इनके अपने क्या विचार हैं। फिर साथ ही साथ हम विचार करेंगे विद्यार्थियों की नागरिकता के सिद्धांत की समालोचना कि उसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, इसको भी हम इस अध्याय में समेटेंगे। विद्यार्थियों, जब भी हम कभी नागरिकता की अवधारणा की बात करते हैं, सिद्धांत की बात करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि सबसे नागरिकता के संबंध में मार्शल का सिद्धांत हमें पढ़ना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि मार्शल का सिद्धांत नागरिकता के संबंध में एक विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करता है और इसी के साथ ही और इसके आधार पर ही नागरिकता से संबंधित अवधारणा और उसके विकास क्रम को हम देख सकते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों, हम बात करेंगे कि नागरिकता की प्रस्तावना क्या है, नागरिकता की भूमिका क्या है। विद्यार्थियों, आपको पता है कि नागरिकता जिसे हम सिटीजनशिप कहते हैं, नागरिकता प्राप्त होने पर हम राज्य में अपने अधिकारों की मांग करते हैं और नागरिकता हमें राज्य के द्वारा ही प्राप्त हो पाती है, यानी कि सरकार के द्वारा ही हमें नागरिकता मिलती है। तो विद्यार्थियों, राज्य एक मानव समुदाय होता है जिसमें मनुष्य रहते हैं, जनसंख्या होती है, लोग होते हैं, सभी मिलजुल कर निवास करते हैं। विद्यार्थियों, अपने सीमाओं के भीतर सर्वव्यापी अधिकार मिले होते हैं उसमें लोगों को और वह कानूनों को बल अथवा शक्ति के आधार पर लागू करने की क्षमता भी रखता है। किसे? मानव समुदाय जो होता है उसको सर्वव्यापी अधिकार मिले होते हैं, किसके अंतर्गत? राज्य के अंतर्गत मिले हुए होते हैं और वे कानूनों के बल और शक्ति के आधार पर उन्हें लागू करवाने की क्षमता भी रखता है। राजतंत्रीय व्यवस्था विद्यमान थी पहले, इसलिए राज्य की सीमाओं के भीतर रहने वाले व्यक्तियों को प्रजा और विदेशी कहा जाता था। जब जो व्यक्ति प्राचीन समय से या बहुत लंबे समय से रह रहा है वो प्रजा के अंतर्गत आता है और कुछ समय के लिए बाहर से कोई आ रहा है घूमने फिरने या छोटा मोटा कोई व्यवसाय करने, तो उसे विदेशी कहा जाता था। प्रजा और विदेशी इन दो नामों से राज्य में रहने वाले लोगों को संबोधित किया जाता था, परंतु अब प्रजा और नागरिक शब्द एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। विद्यार्थियों, प्रसिद्ध विधि शास्त्री सामंड हैं, वो कहते हैं कि प्रजा या नागरिक उन व्यक्तियों को कहा जाता है जिनका राज्य के साथ व्यक्तिक और स्थायी संबंध होता है। प्रजा यानी जनता और नागरिक वे होते हैं जिनका स्थायी रूप से, व्यक्तिगत रूप से और स्थायी रूप से अनंत काल तक उनका संबंध बना रहता है, केवल क्षेत्रीय बंधन नहीं होता है। वे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जा सकते हैं, आ सकते हैं, रह सकते हैं, अपना निवास स्थान परिवर्तित कर सकते हैं। विदेशी या अन्य देशीय लोग सिर्फ उस देश के राज्य क्षेत्र से जुड़े होते हैं। चूंकि वे राज्य क्षेत्र के भीतर रह रहे होते हैं, इसलिए वे राज्य का संरक्षण पाने के हकदार होते हैं और उन्हें केवल कुछ थोड़े से नागरिक अधिकार ही मिले होते हैं। विदेशी क्या होते हैं? अन्य देशीय लोग, है ना, अन्य देशों से आए हुए लोग होते हैं। जैसे देखिए इसमें एलियंस कहा गया है ना, एलियंस तो अब किसको कहा जाता है? एलियंस उन्हें कहा जाता है जो दूसरे ग्रह से आते हैं। तो यहाँ पे विदेशी या अन्य देशीय लोगों का मतलब हो गया दूसरे देशों से आए हुए लोग। सिर्फ उस देश के राज्य क्षेत्र से वो जुड़े होते हैं और राज्य क्षेत्र के भीतर रहते हैं और संरक्षण के हकदार होते हैं। क्यों? क्योंकि वो नागरिक के और उन्हें साथ ही साथ कुछ थोड़े नागरिक अधिकार भी मिले हुए होते हैं, संपूर्ण नागरिक अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं होते हैं। विद्यार्थियों, हम इस अध्याय में नागरिकता के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ेंगे, नागरिकता के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में भी पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि नागरिकता कहते किसे। नागरिकता वास्तव में उस क्षमता का या कानूनी हैसियत का नाम होता है बच्चों, जिसके कारण मनुष्य को कुछ नागरिक यानी कि सिविल, सामाजिक यानी सोशल, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल अधिकार मिले होते हैं। कहने का मतलब नागरिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार मिले होते हैं। वह मनुष्य
कानूनी हैसियत से उन्हें प्राप्त करता है। साथ ही उसे समाज या राज्य द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का भी पालन करना होता है कि राज्य के प्रति, लोगों के प्रति उसके क्या कर्तव्य हैं, उसका भी उसे पालन करना होता है। कहने का मतलब है कि नागरिकता जिसे प्राप्त हो जाती है उसे अधिकार भी प्राप्त होते हैं और वे कर्तव्य भी प्राप्त होते हैं जिन्हें उसे निभाना होता है। टी.एच. मार्शल हैं, वो कहते हैं कि नागरिकता को समाज, राज्य की भरपूर सदस्यता का नाम दिया है। टी.एच. मार्शल हैं, वो कहते हैं कि नागरिकता क्या है? राज्य की भरपूर सदस्यता, फुल मेंबरशिप ऑफ ए कम्युनिटी, मतलब समाज की पूरी सदस्यता उसे प्राप्त होनी चाहिए, वही नागरिकता कहलाती है। इस सदस्यता की बदौलत नागरिक उस राज्य की भलाई बुराई के लिए बराबर के हिस्सेदार होते हैं। अच्छा या बुरा जो भी होगा राज्य में, वो सभी उसकी जिम्मेदारी होती है, उसके हकदार होते हैं। अच्छा होता है तब भी उसको अप्रिशिएट किया जाता है, बुरा होता है तो उसी के साथ, कहने का मतलब राज्य में जो लोग रह रहे हैं भला बुरा उनके साथ जुड़ा हुआ होता है, राज्य में यदि होता है तो। डेविड हेल्ड हैं, वो कहते हैं कि नागरिकता उस हैसियत का नाम है जिसकी वजह से सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और कर्तव्य मिले होते हैं। डेविड हेल्ड भी यही कहते हैं कि नागरिकता हैसियत, उस हैसियत का नाम, कौन सी हैसियत? कानूनी हैसियत है, वो एक क्षमता है जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं। सभी लोग जो हैं समान स्वतंत्रताओं और एक जैसे बंधनों, समान शक्तियों और एक जैसे दायित्वों का उपभोग भी करते हैं। विद्यार्थियों, इस प्रकार नागरिकता का निर्धारण 3 बातें करती हैं। किसी राज्य विशेष की सदस्यता, मतलब नागरिकता के संबंध में कौन सी बातें आ गई? पहली आ गई किसी राज्य विशेष की मेंबरशिप होनी चाहिए। दूसरी बात आती है राज्य की ओर से विभिन्न अधिकारों, विशेषकर राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति। जब हम किसी राज्य विशेष की सदस्यता प्राप्त करते हैं तो हमें उन अधिकारों को प्राप्त करना होता है जो राजनीतिक अधिकार की श्रेणी में आते हैं। राज्य के प्रति निष्ठा हमारी होनी चाहिए, किन्हीं विशेष कर्तव्यों के पालन का दायित्व भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से नागरिकता का निर्धारण, ये नागरिकता की परिभाषा में इन तीनों बातों को देखना अनिवार्य है। अब नागरिकता का तकाजा क्या है कि जो सरकार मेरे अधिकारों का हनन करे और उससे जवाब मांगा जा सके। मतलब यदि कोई सरकार मेरे अधिकारों का हनन करती है, नागरिकता होने पर मेरे अधिकारों का कोई हनन करता है तो मैं उससे जवाब मांग सकती हूँ। परंतु नागरिकता केवल अधिकार ही नहीं रखती है, उन्हें कुछ कर्तव्य का पालन भी देने के लिए भी वचनबद्ध किया जाता है। नागरिकता जब किसी को मिलती है तब नागरिक केवल अधिकार ही नहीं पाते हैं, उन्हें कुछ कर्तव्यों, कुछ दायित्वों का भी पालन करना होता है। जैसे कई राज्यों में तो मताधिकार को भी एक वैधानिक कर्तव्य है, वैधानिक यानी कानूनी, लीगली जो है आपका कर्तव्य बताया गया है। और मत न देने वाले को, मत जो नहीं देता है उन नागरिकों को दंडित करने का भी प्रावधान किया गया है। ऐसे ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, स्पेन में जो नागरिक मतदान नहीं करता है उसे जुर्माना देना पड़ता है। उपरोक्त 3 बातों को जो नागरिकता का निर्धारण करती हैं, नागरिकता की आवश्यक शर्तें भी कहा गया है। जो हमने ये 3 बातें पढ़ी थी, ये तीनों ही बातें जो हैं, ये तीनों ही विचार जो हैं, ये मंतव्य हैं, वे नागरिकता की आवश्यक शर्तों में गिनाए जाते हैं। तो ये तो हुआ बच्चों नागरिकता क्या होती है, नागरिकता की परिभाषा क्या होती है, और निष्कर्ष रूप में नागरिकता के 3 मंतव्य जो बताए गए हैं वो नागरिकता की आवश्यक शर्तों के रूप में आते हैं। अब बात आती है नागरिक और विदेशी में अंतर क्या है। इसको भी हमने बखूबी प्रारंभ में पढ़ लिया, लेकिन एक बार और हम रिवाइज करते हैं कि नागरिकता का अर्थ समझने के लिए आवश्यक होता है कि नागरिक और विदेशी का अंतर हम जान लें कि नागरिक कौन होते हैं और विदेशी कौन होते हैं। बच्चों, नागरिक शब्द से उस व्यक्ति का बोध होता है जिसे राज्य की ओर से नागरिक और राजनीतिक अधिकार मिले होते हैं। नागरिक कौन होता है बच्चों? वह व्यक्ति होता है जिसको राज्य की तरफ से यानी सरकार की तरफ से नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जो राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य भी निभाता है। ये नागरिकता की पहचान है कि उसे राजनीतिक अधिकार और नागरिक अधिकार प्राप्त होंगे और कुछ उसके पास उत्तरदायित्व होंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ड्यूटीज होंगी जो राज्य के प्रति वो निभाएगा। इसके ठीक विपरीत विदेशी वे व्यक्ति होते हैं जो किसी राज्य में स्थायी अथवा अस्थायी रूप से निवास करते हैं, लेकिन वे उस राज्य के नागरिक नहीं होते हैं। कुछ विदेशी ऐसे होते हैं जो स्थायी रूप से निवास करते हैं, कारोबार करते हैं, व्यवसाय करते हैं और चले जाते हैं, और कुछ ऐसे अस्थायी होते हैं जो घूमने फिरने आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनके पास भी कुछ थोड़े बहुत अधिकार होते हैं, लेकिन वो राज्य के नागरिक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। जैसे कि हजारों भारतीय श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका में जाकर वहां बस गए,
इनमें से बहुत से लोगों को वहां की सरकार ने नागरिकता के अधिकार प्रदान नहीं किए, फिर भी हजारों लोग आज भी वहां विदेशी के रूप में या हम कहें शरणार्थी के रूप में निवास कर रहे हैं। वे वहां कई पीढ़ियों से रहते आए हैं, पर जब तक वहां की सरकार उन्हें नागरिकता प्रदान नहीं करती है, तब तक वे नागरिक नहीं माने जा सकते। नागरिकों की ही तरह विदेशी भी कई तरह के अधिकारों का उपभोग करते हैं। उनके जीवन और माल असबाब यानी शरीर और संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार राज्य का कर्तव्य होता है, और विदेशियों को वोट देना, सरकारी नौकरियां पाना, भाषण और सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं होता है। उन्हें राज्य द्वारा निर्धारित कर देने पड़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर वो व्यवसाय कर रहा है, किसी प्रकार का कोई यहाँ पर किसी प्रकार का ये घूमने फिरने है ना के लिए आया है, विजिटर्स के रूप में आया है, तो उसे निर्धारित कर भी देना पड़ता है। अब देखिए विद्यार्थियों, ये तो समझ में आया हमें कि विदेशी कौन होते हैं और नागरिक कौन होते हैं। विदेशी जो अस्थायी होते हैं, राज्य में रह रहे होते हैं, और कुछ ऐसे स्थायी भी होते हैं जो लंबे समय से शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं या व्यवसाय कारोबार करने आए हैं। वे लंबे समय तक रहते हैं, उन्हें नागरिक कहा जाता है, विदेशी कहा जाता है। ठीक है, नागरिक उन्हें कहेंगे जो स्थायी रूप से बहुत लंबे समय से रह रहे हैं और उन्हें नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और उन्हें कुछ कर्तव्य भी प्राप्त होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, हमने विदेशी और नागरिक के नागरिक के अंतर को हमने समझा। अब इसके बाद बात आती है नागरिकता के रूप क्या है। नागरिकता के दो प्रकार माने गए हैं। कौन से दो प्रकार? वे जो जन्म या वंश सिद्धांत से ही एक देश के नागरिक बने जाते हैं, इन्हें जन्मजात नागरिक नेचुरल बॉर्न सिटीजन कहते हैं। दूसरे वे जो देशीयकरण से किसी देश के नागरिक बन सकते हैं, इन्हें देशीयकृत नागरिक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से दो नागरिक हो गए, दो प्रकार से नागरिकों की परिभाषा हुई, रूप हुए। वे जो जन्म या वंश सिद्धांत से हैं और जो देशीयकरण द्वारा आते हैं, ठीक है, बन जाते हैं। जन्मजात नागरिक देखिए आप, जन्म से नागरिकता का निर्धारण दो नियमों द्वारा होता है, रक्त संबंध और जन्म स्थान। इस नियम के अनुसार, रक्त संबंध के अनुसार क्या होता है बच्चों? इस नियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को की नागरिकता का निर्णय उसके पिता की नागरिकता से किया जाता है। दूसरे शब्दों में, बच्चा कहीं भी उत्पन्न हो, उसकी नागरिकता वही होगी जो उसके पिता की होगी। यह नियम फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और भारत सहित बहुत सारे देशों में प्रचलित है। अब बात आती है जन्म स्थान या भूमि संबंधी नियम। इस नियम के अनुसार किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्णय उसके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता है। यह नियम ब्रिटेन, अर्जेंटीना व अन्य बहुत से देशों में प्रचलित है। इस प्रकार यदि कोई विदेशी नागरिक, उदाहरणतः हम देखें कि अमेरिकी नागरिक ब्रिटेन में रह रहा हो और वहां उसके कोई संतान पैदा हो गई हो, तो वह बच्चा ब्रिटिश झंडा फहराने वाले जहाज में उत्पन्न हुआ तो वह ब्रिटेन का नागरिक माना जाएगा। दोहरा नियम क्या है? ऊपर ब्रिटेन के उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि वहां दोहरा नियम प्रचलित है। अमेरिका और भारत के संबंध में भी यही बात लागू है। इन देशों में जन्मजात नागरिकता के निर्धारण के लिए दोनों नियम, रक्त संबंधी और जन्म स्थान संबंधी नियमों को मान्यता दी गई है। फलस्वरूप इन राज्यों के नागरिकों की संतान, वह चाहे कहीं भी उत्पन्न हो, इन्हीं देशों की नागरिक रहती है। साथ ही विदेशी नागरिकों के बच्चे भी यदि वे इन देशों से उत्पन्न हुए हों तो वे इन्हीं देशों के नागरिक होंगे। अलग अलग नियम या दोहरे नियम के कारण कभी कभी नागरिकता के निर्धारण में कठिनाई भी पैदा हो जाती है। उदाहरण के लिए, अमेरिकी नागरिक का बच्चा यदि वह ब्रिटेन में उत्पन्न हुआ हो तो अमेरिका का भी नागरिक कहलाएगा और ब्रिटेन का भी। वास्तव में कोई व्यक्ति दो राज्यों का नागरिक नहीं हो सकता, इसलिए बच्चा जब वयस्क हो जाता है, बालिग हो जाता है, तब वह निर्णय कर सकता है कि वह किस देश का नागरिक रहना चाहेगा। तो इस प्रकार से जन्म स्थान और रक्त संबंध से नागरिकता दोनों ही प्राप्त हो सकती है, लेकिन दोनों में से लास्ट में एक चॉइस करना होता है कि वह बच्चा वयस्क होने पर कौन सी नागरिकता प्राप्त करेगा। दूसरी बात आती है देशीयकृत नागरिकता, नेचुरलाइज्ड सिटीजन। देशीयकरण के संबंध में अलग अलग देशों ने अलग अलग शर्तें तय की हैं और उन्हें पूरा करने पर ही कोई व्यक्ति किसी अन्य देश का नागरिक बन सकता है। कौन सी शर्तें हैं ऐसी? सबसे पहले बात आती है एक निश्चित अवधि तक निवास करने की शर्त। आमतौर पर यदि अवधि 5 से 10 वर्ष की होती है, अमेरिका, इंग्लैंड में यह अवधि 5 वर्ष और फ्रांस में 10 वर्ष है, यानी इतनी अवधि तक यदि वह निवास करता है तो उसे नागरिकता प्राप्त होती है। राष्ट्रभाषा का ज्ञान होना चाहिए। इस अमेरिका में राष्ट्रभाषा का ज्ञान अनिवार्य शर्त है।
भारत में ये जरूरी है कि आवेदन पत्र देने वाला व्यक्ति भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान रखता हो। ठीक है। फिर तीसरी बात आती है श्रेष्ठ नैतिक चरित्र और राजभक्ति की शपथ। एक शर्त यह भी है कि जो व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो वह श्रेष्ठ चरित्र को रखता हो और राजभक्ति की, देशभक्ति की शपथ भी ले। विवाह और संपत्ति संबंधी शर्तें। आमतौर पर यदि कोई महिला किसी विदेशी से शादी कर ले और उसे अपने पति के देश की नागरिकता अपने आप प्राप्त हो जाती है। कुछ देशों जैसे पेरू है, मैक्सिको है में ये नियम है कि जो व्यक्ति जमीन या जायदाद खरीद लेता है तो वे अपने आप से इन देशों के नागरिक भी बन जाते हैं। तो देशीकरण द्वारा नागरिकता, लेकिन शर्तें बताई गई हैं इसमें 4 शर्तें, उनका होना भी जरूरी है, तब जाके उन्हें देशीकृत नागरिकता मिलती है। अब बात आती है देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता का ग्रहण करने की शर्तें क्या हैं। वो तो हमने कॉमन शर्तें पढ़ी, अब हम भारत की नागरिकता की शर्तें पढ़ते हैं। 1955 के नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा कुछ शर्तें बताई गई हैं, जैसे जो व्यक्ति भारत की नागरिकता चाहता है वह किसी ऐसे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जो भारतीयों को नागरिकता प्रदान नहीं करता है। मतलब कोई ऐसे देश का व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो भारत को नागरिकता देता नहीं है, इसलिए उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। नागरिकता के लिए आवेदन देने की तारीख से पहले वह या तो 1 वर्ष तक भारत में निवास करता रहा हो अथवा किसी सरकारी सेवा से संबंध रहा हो। अब सरकारी सेवा से संबंध रहा हो, यह बात थोड़ी दोहरी है क्योंकि बाहरी व्यक्ति को सरकारी सेवा में कोई भी जगह नहीं दी जाती है। इस 1 वर्ष से पहले के 7 वर्षों के भीतर वह भारत में कुल मिलाकर कम से कम 4 वर्ष रहा हो या 4 वर्षों तक वह भारत में किसी सरकारी सेवा से संबंध रहा हो। वह अच्छे चरित्र का व्यक्ति हो, उसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान हो और भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेने के बाद वह जो भारत में रहने का इरादा रखता है तो किसी सरकारी सेवा में बने रहने का उसका इरादा हो। इस प्रकार की शर्तें जो हैं भारतीय नागरिकता से संबंधित देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता संबंधित हैं। इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही कोई विदेशी भारत का नागरिक बन सकता है। नागरिकता पाने वाले व्यक्ति को संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा की शपथ भी लेनी पड़ती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम में देशीकरण के संबंध में एक विशेष छूट भी दी गई है। वह यह है कि यदि कोई व्यक्ति दर्शन, विज्ञान, कला, साहित्य, विश्व शांति अथवा मानव विकास के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य कर चुका हो तो उसे इन सभी शर्तों को पूरा किए बिना भी देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। समझ में आए विद्यार्थियों कि नागरिकता अधिनियम देशीकरण संबंध में क्या छूट देता है कि यदि कोई व्यक्ति दर्शन, विज्ञान, कला, साहित्य, विश्व शांति, मानव विकास के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य किया है, एप्रिसिएशन वाला कार्य किया है तो उसे नागरिकता प्रदान किया जा सकता, नागरिकता उसे दी जा सकती है। अब बात आती है नागरिकता का लोप कैसे हो सकता है, नागरिकता जो है खत्म कैसे हो सकती है। तो इसके लिए कुछ प्रावधान है, जैसे एक लंबी अवधि तक लगातार देश के बाहर रहने पर नागरिकता का लोप हो जाता है। यह अवधि अलग अलग देशों में अलग अलग है। भारत में इसकी अवधि 7 वर्ष है। यदि किसी व्यक्ति ने लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर निवास किया हो तो इस बीच भारत का नागरिक बने रहने की इच्छा व्यक्त भी नहीं की हो तो वे भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। बहुत से लोग जो हैं भारत से बाहर जाकर के बस जाते हैं, रहने लग जाते हैं, लेकिन भारत की नागरिकता को वो त्यागते नहीं है। तो इसलिए उन्हें 7 वर्ष के भीतर आकर उन्हें अपनी नागरिकता की इच्छा को व्यक्त करना होता है और उसकी नागरिकता एज इट इज बनी रहती है। नहीं व्यक्त करता है तो नागरिकता का लोप हो जाता है। ऐसे देशद्रोही हैं, देश के शत्रु हैं, ये देश के शत्रुओं की मदद की है, कुख्यात अपराधियों से नागरिकता का अधिकार छीन लिया जाता है। कुछ देशों में फौज से भागे हुए सिपाहियों को भी नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो तो उसकी पुरानी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। यदि कोई महिला किसी विदेशी से शादी कर ले तो वह अपनी पुरानी नागरिकता से वंचित हो जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों नागरिकता का लोप यानी नागरिकता का ह्रास हो जाता है। विद्यार्थियों नागरिकता की अवधारणा का उदय कैसे हुआ, ऐतिहासिक विकास क्रम क्या है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।